नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत ही कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से बढ़ने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह ये भी है कि कई लोग सही वक्त पर इसका टेस्ट नहीं करवाते हैं और इलाज भी नहीं करवाते हैं और इसे लगातार नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण दिखें तो जल्द ही अपनी जांच करवाएं और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन किया। करीब 500 साल में जिन लम्हों का इंतजार था वो लम्हा आज अवध नगरी में फलीभूत हो गया। करोड़ों राम भक्तों का सपना आज साकार हो गया है। बेहद शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ, साथ ही मंदिर निर्माण का शुभारंभ हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी। भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त 12:44 पर था, लेकिन उससे पहले पूरे विधि विधान से इस महाआयोजन की शुरुआत हुई। 12:07 पर पीएम मोदी भूमि पूजन के लिए पहुंचे। 2 मिनट के अंदर ही भूमि पूजन की शुरुआत हुई। वहीं यजमान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन स्थल पर एक और बैठ चुके थे। प्रकांड विद्वानों ने मंत्रोच्चार शुरू किया। भूमि पूजन के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद थे। सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन भी पूजा में शामिल थी। भूमि पूजन में बैठे पीएम मोदी पूरी तरह से लीन होकर मंत्रोच्चार दोहराते हुए आराधना में डूबे थे। इस मौके पर सभी देवी देवताओं से राम मंदिर निर्माण का आग्रह किया गया और आराध्य देवताओं का स्मरण किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने शुभ मुहूर्त पर भूमि पूजन की आधारशिला रखी। जिस जगह पर रामलला विराजमान थे वहीं पर 9 शिलाएं रखी गई थी, जिसे सफेद कपड़े से ढका गया है। वहीं कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज आनंद का क्षण है। एक संकल्प लिया था, तब से संघ प्रमुख देवव्रत जी ने कहा कि 20 से 30 साल काम करना होगा, तब ये काम करना होगा। आज 30वें साल की शुरुआत में काम शुरू हुआ है। कई लोग महामारी के कारण नहीं आ पाए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी भी नहीं आ पाए। देश में अब आत्मनिर्भर बनाने की ओर काम जारी है। आज महामारी के बाद पूरा विश्व नए रास्तों को ढूंढ रहा है। जैसे जैसे मंदिर बनेगा, राम की अयोध्या भी बनती चाहिए। हमारे मन में जो मंदिर बनना चाहिए और कपट को छोड़ना चाहिए। अयोध्या में आज राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ और अब मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले और विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का बयान सामने आया है। प्रवीण तोगड़िया को भूमि पूजन के लिए न्योता नहीं मिला है, लेकिन उनका कहना है कि 490 साल के बाद विजय प्राप्त हुई है, इसलिए उन्हें काफी खुशी है। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि भगवान ने जीवन में ऐसा मौका दिया, इसके लिए भगवान को धन्यवाद, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। उन्होंने कहा कि मुझे निमंत्रण मिलने का कोई महत्व नहीं है, मैंने अपना धर्म कर्तव्य का पालन किया है। ये आनंद का अवसर है, ऐसे में नाराजगी किस बात की। अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, अब काशी मथुरा की बाकी है। राजस्थान हाईकोर्ट में बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के कांग्रेस में विलय करने के मामले में सुनवाई हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर की याचिका पर चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने सुनवाई की। याचिका में विलय को अमान्य घोषित करने की मांग की गई है। सुनवाई के बाद राजस्थान हाईकोर्ट की बेंच ने स्पीकर सीपी जोशी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। स्पीकर सीपी जोशी को कल सुबह 10:30 बजे तक अपना जवाब देना होगा। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि विधायकों का विलय असंवैधानिक है। हाईकोर्ट की बेंच ने बीएसपी विधायकों को नोटिस जारी किया था, लेकिन जैसलमेर में रहने की वजह से बीएसपी विधायकों को नोटिस नहीं मिल पाया था। तब हाईकोर्ट ने कहा कि आज किसी भी हालत में इन विधायकों को नोटिस तामील कराई जाए और कल सुबह 10:30 बजे तक स्पीकर और सभी विधायक अपना जवाब हाईकोर्ट को सौंपें।
दरअसल बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ याचिका लगाई है। इससे पहले उन्होंने स्पीकर सीपी जोशी के सामने दायर याचिका पर कार्रवाई नहीं होने को कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका दायर होने के बाद स्पीकर ने मामले को निस्तारित कर दिया था। इस वजह से हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार सरकार ने मंगलवार को सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र को भेजी थी। अब केंद्र ने बिहार सरकार की ये सिफारिश मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने बताया कि उन्होंने सुशांत केस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी है। अब इस केस की सीबीआई जांच करेगी। लंबे समय से सोशल मीडिया पर इस केस की सीबीआई से जांच कराने की मांग हो रही थी। दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश राय की सिंगल बेंच में रिया चक्रवर्ती की याचिका 11वें नंबर पर सूचीबद्ध है। मालूम हो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार के राजीव नगर थाने में केस दर्ज कराया था। उन्होंने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद रिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। रिया ने बिहार में दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भोपाल के चिरायु अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान को 25 जुलाई को चिरायु अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कोरोना से जंग जीतने के बाद अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। चिरायु अस्पताल की ओर से जारी बुलेटिन में बताया गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 11 दिन से हालत बेहतर है। बीते 10 दिनों में कोरोना के कोई लक्षण उनमें नहीं दिखे हैं। बता दें कि सुबह अस्पताल की टीम ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के स्वास्थ्य की जांच की थी। उनके सभी क्लिनिकल पैरामीटर नॉर्मल लिमिट पर आए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज को डिस्चार्ज करने का फैसला किया गया है। 8 मई 2020 को जारी ICMR की गाइडलाइन के तहत डॉक्टरों की ओर से उन्हें डिस्चार्ज करने का फैसला किया गया। डॉक्टरों की ओर से उन्हें होम क्वारंटीन की सलाह दी गई है और अगले 7 दिनों तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने को कहा गया है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में देश में प्रतिदिन 50,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। वहीं अगर बीते दिन की बात करें तो देश में एक दिन में 51,282 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 849 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह अब देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 19,06,613 हो गई है, जबकि कुल मृतकों का आंकड़ा 39,820 पर पहुंच गया है। इसके अलावा देश में एक दिन में 51,220 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर 12,81,660 पर पहुंच गया है। हालांकि देश में अभी भी 5,84,684 एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस और कुल केस के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत से ऊपर अमेरिका और ब्राजील हैं। हालांकि नए मरीजों की बात करें तो अमेरिका और ब्राजील से ज्यादा नए केस भारत में आ रहे हैं। इसके अलावा अगर राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में एक दिन में 7,760 नए केस सामने आए हैं, जबकि 300 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा एक दिन में 12,326 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं नए केस सामने आने के बाद अब महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 4,57,956 हो गई है, जबकि एक्टिव केस 1,42,151 हो गए हैं। इसके अलावा मृतकों का आंकड़ा भी बढ़कर अब 16,142 पर पहुंच गया है। वहीं अगर अन्य राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 5,063 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 108 लोगों की मौत हो गई है। नए मामले सामने आने के बाद राज्य में अब कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 2,68,285 पर पहुंच गया है, जबकि मृतकों की कुल संख्या 4,349 हो गई है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि 24 घंटे में 6,501 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जबकि राज्य में अभी भी 55,152 एक्टिव केस हैं। वहीं इसी तरह आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 9,747 कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि 67 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कुल कोरोना केस 1,76,333 हैं, जबकि 1,604 कोरोना मरीज दम तोड़ चुके हैं। राज्य में एक दिन में 6,953 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 79,104 एक्टिव केस हैं। बता दें कि आंध्र प्रदेश में इलाज के बाद
अब तक 95,625 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। देश के अन्य राज्यों की तरह कर्नाटक में भी कोरोना संक्रमण लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। राज्य में 24 घंटे में 6,259 नए केस सामने आए हैं, जबकि 110 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। इस तरह अब राज्य में 1,45,830 कोरोना मरीज हैं। हालांकि इसमें 73,845 एक्टिव केस हैं और 69,272 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 2,704 मरीजों की मौत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो एक दिन में यहां पर 674 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 12 लोगों की मौत हुई है। हालांकि राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या अब लगातार कम हो रही है और नए मरीज भी कम आ रहे हैं। बता दें कि राजधानी में इस समय 9,897 एक्टिव केस हैं, जबकि 1,25,226 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में पिछले दिन 972 मरीज ठीक हुए। वहीं अगर कुल मरीजों की बात करें तो राजधानी में अब तक 1,39,000 लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 4,033 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां बीते दिन 2,948 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि 39 लोगों की मौत हुई है। नए केस सामने आने के बाद राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,310 हो गई है, जबकि एक्टिव केस 41,222 हैं। इसके अलावा राज्य में अब तक कोरोना से कुल 1,817 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज के बाद 57,271 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते दिन राज्य में 1,878 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी मिली है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 2,752 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 54 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा 2,066 लोग ठीक होकर घर चले गए हैं। राज्य में अब तक 80,984 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 56,884 लोग ठीक होकर घर चले गए हैं। राज्य में अब तक 1,785 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हुई है और अब राज्य में सक्रिय मामले 22,315 हैं। वहीं इसके अलावा अगर बात करें तेलंगाना की तो यहां पर 24 घंटे में 1,286 नए कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इस तरह राज्य में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या 68,946 हो गई है, जबकि मृतकों की मौत का आंकड़ा 263 पर पहुंच गया है। इसके अलावा अगर ठीक होने वालों की बात करें तो 24 घंटों में 1,066 मरीज ठीक हुए। इसके बाद ये आंकड़ा 49,675 पर पहुंच गया है। मौजूदा समय में 18,708 कोरोना के एक्टिव केस हैं। दूसरी तरफ बिहार में मंगलवार को इलाज के दौरान 13 संक्रमितों की मौत हो गई, जबकि 2,464 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अब तक 349 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 62,031 संक्रमित मरीजों की पहचान हो चुकी है, जबकि 40,760 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 64% से ऊपर पहुंच गई है। बीते दिन राज्य में 2,252 मरीज ठीक हुए हैं। इसके अलावा अगर अन्य राज्यों की बात करें तो असम में एक दिन में 2,886 नए केस सामने आए हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कुल केस 48,162 हैं, जिसमें 13,622 एक्टिव केस हैं। इसी तरह राजस्थान में एक दिन में 1,124 नए केस दर्ज हुए हैं और 13 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना से अब तक 40,679 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 732 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो अब तक 32,832 मरीज ठीक हो चुके हैं और 13,115 एक्टिव केस हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। योगी सरकार के कई मंत्री भी कोरोना की चपेट में हैं। अब कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुछ दिन पहले ही ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद पूरा परिवार होम क्वारंटीन में था। इससे पहले योगी सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। योगी सरकार के अब तक 8 मंत्री कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार की रात को 4 और 5 अगस्त के लिए लगाया गया 2 दिवसीय कर्फ्यू तय अवधि से पहले ही हटा दिया है। ये कर्फ्यू अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के निर्णय की पहली वर्षगांठ से पहले लगाया गया था। अलगाववादी और पाकिस्तान
प्रायोजित समूहों में 5 अगस्त को काला दिवस के रूप में मनाने की योजना बनाने की सूचना मिलने के बाद श्रीनगर के जिला मजिस्ट्रेट ने कश्मीर घाटी में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया था। इस पर आलोचना के बाद कर्फ्यू को हटाने का निर्णय लिया गया। कर्फ्यू के बजाय प्रशासन अब कोविड संकट के मद्देनजर क्षेत्र भर में लगाए गए प्रतिबंधों पर फिर से जोर दे रहा है। मजिस्ट्रेट की ओर से हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि 4 अगस्त की घटना मुक्त शिविर की स्थिति की समीक्षा करने और इस संदर्भ में प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद फिर से जांच की गई है और प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इस आदेश में यह भी कहा गया है कि दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे और आवश्यक वस्तुओं और उनकी आपूर्ति के मामले में सार्वजनिक परिवहन निलंबित रहेगा। वहीं आदेश में कहा गया है कि जिले के नियंत्रण और रेड जोनों में पूर्ण तालाबंदी होगी और 3 से अधिक व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने 5 अगस्त को श्रीनगर में अपने निवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए कई मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है, जिसमें 370 हटने के 1 साल पूरा होने के विषय पर चर्चा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक पीडीपी, कांग्रेस, आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआई, पीडीएफ, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट आदि दलों को आमंत्रित किया गया है। एक आमंत्रित नेता ने बताया कि बैठक का एजेंडा जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को कैसे पुनः प्राप्त किया जाए और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करना है। हालांकि कश्मीर पुलिस और अन्य अर्धसैनिक बलों ने 5 अगस्त से पहले राजनीतिक नेताओं के आवासों के आसपास तैनाती को मजबूत कर दिया है। पाकिस्तान ने मंगलवार को विवादित नक्शा जारी किया है, जिसमें कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को उसने अपना बताया है। पाकिस्तान की इस हरकत का भारत ने जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से जारी पॉलिटिकल मैप को देखा। उनके इस हास्यास्पद दावों की न तो कानूनी वैधता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि ये केवल सीमा पर आतंक की सहायता से क्षेत्रीय विस्तार की पाकिस्तान की सनक की वास्तविकता की पुष्टि करता है। उधर पाकिस्तान की इस करतूत पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लद्दाख, जूनागढ़, कश्मीर को नक्शे में शामिल करना हास्यास्पद है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि 1948 में सरदार पटेल के अथक प्रयासों के कारण जूनागढ़ के लोगों ने सर्वसम्मति से भारत का हिस्सा बनने का विकल्प चुना था। अहमद पटेल ने आगे कहा कि काल्पनिक नक्शों को प्रकाशित करने से तथ्य उल्टे नहीं हो जाएंगे। ये ना समझ कोशिशें पाकिस्तान की नापाक हरकतों को उजागर करती हैं। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ भारत का अभिन्न अंग है। बता दें कि पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने मंगलवार को विवादित नक्शे को मंजूरी दी है। नक्शे में पाकिस्तान ने कश्मीर को अपना बताया है। पहले पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को अपना हिस्सा बताता था और अब नए नक्शे में लद्दाख, सियाचिन समेत गुजरात के जूनागढ़ तक दावा ठोका है। लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को हुए धमाके में 78 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में हजारों लोगों के घायल होने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। लेबनान के राष्ट्रपति ने बेरूत में 2 हफ्ते के लिए इमरजेंसी लागू कर दी है। राष्ट्रपति ने कैबिनेट की आपात बैठक भी बुलाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री ने 78 लोगों की मौत और करीब 4000 लोगों के घायल होने की जानकारी दी है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने कहा है कि बंदरगाह में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ। उधर लेबनान की न्यूज एजेंसी और सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि ये विस्फोट शहर के बंदरगाह क्षेत्र में हुआ है। लेबनान में हुए विस्फोट को लेकर एक सूत्र ने कहा है कि इस क्षेत्र में केमिकल रखे गए थे। सोशल मीडिया पर लोगों की ओर से साझा किए गए फुटेज में बंदरगाह से धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, जिसके बाद एक बड़ा विस्फोट हुआ। उधर यूएन के प्रवक्ता फरहान हक ने कहा है कि धमाका किस वजह से हुआ ये स्पष्ट नहीं है। यूएन के किसी भी कर्मचारी के घायल होने की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास इस बारे में जानकारी नहीं है कि क्या हुआ है और इसके कारण क्या है।
बेरूत में हुए धमाके से वहां तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की मैरीटाइम टास्क फोर्स का एक जहाज भी क्षतिग्रस्त हो गया। कई शांति सैनिकों के भी घायल होने की खबर है, जिनमें से कई गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शांति मिशन के हेड और फोर्स कमांडर मेजर जनरल डेल कॉल ने कहा है कि हम इस कठिन समय में लेबनान के लोगों और सरकार के साथ हैं। हम हर तरह की सहायता करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मुंबई में लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को घरों में रहने की और साथ ही समुद्र के किनारे न जाने की अपील की गई है। आपको बता दें कि मंगलवार को समुद्र में एक नौका डूब गई थी। इसमें 13 मछुआरे सवार थे। उनमें से 11 को सुरक्षित बचा लिया गया और वहीं 2 के लापता होने की खबर है। देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। वहीं कर्नाटक के हुबली में कल रात से लगातार बारिश हो रही है, जिससे मौसम का मिजाज बदल गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। बता दें कि पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था। मौसम विभाग की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज में कहा गया है कि मानसून ट्रफ के सक्रिय होने की संभावना है और यह सामान्य स्थिति में रहेगा। केंद्रीय भागों सहित कोर मानसून क्षेत्र में वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावना है। अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर पूरे देश के राम भक्त जश्न मनाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। वहीं हिमाचल के सिरमौर के जिला मुख्यालय नाहन में भी बीजेपी सदस्यों ने मिठाई बांटकर राम मंदिर शिलान्यास पर अपनी खुशी जाहिर की। इस मौके पर हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप समेत स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि आज का दिन देश प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक दिन है। कश्यप ने कहा कि बीते साल 5 अगस्त को जहां मोदी सरकार ने धारा 370 हटाने का काम कर दिया, तो वहीं देशवासियों के लिए 5 अगस्त को ऐतिहासिक बना दिया था। वहीं आज एक बार फिर से 5 अगस्त के दिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास कर आज के दिन को भी देशवासियों के लिए ऐतिहासिक बना दिया है। एक साल पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटा दिया गया था। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रुमुसा रफीक ने अनंतनाग के लाल चौक पर तिरंगा फहराया और सलामी दी। बता दें कि पिछले साल आज के दिन गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान किया था। इसके साथ ही सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर 2 केंद्र शासित राज्यों में बदल दिया था। इसमें एक राज्य जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख था। इस पर काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने भी इस पर विरोध किया था, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही। एनआईए ने पिछले साल प्रतिबंधित माओवादी की बारूदी सुरंग विस्फोट में हुई छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक भीमा मंडावी की मौत मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। 9 अप्रैल 2019 को बारूदी सुरंग विस्फोट में हुई विधायक की मौत में हरिपाल सिंह चौहान साजिश करता था, जो दंतेवाड़ा जिले का रहने वाला है। उसे सोमवार को गिरफ्तार किया गया है। जगदलपुर की एनआईए अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया गया है। विस्फोट मामले में गिरफ्तार किया गया ये 6वां व्यक्ति है। इस मामले में दंतेवाड़ा के बीजेपी विधायक भीमा मंडावी और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 4 पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी। पुलिसकर्मियों के हथियार भी लूट लिए गए थे। एनआईए ने पिछले साल 17 मई को फिर से ये मामला दर्ज किया था। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अलग अलग तारीखों पर लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इसी कड़ी में आज पूर्ण लॉकडाउन है। कोलकाता में लॉकडाउन के चलते जरूरी सेवाओं के अलावा सभी सेवाएं बंद हैं। जगह जगह पुलिस तैनात है। आने जाने वालों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 80,984 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जिनमें से 56,884 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 1700 से अधिक लोगों की वायरस के चलते मौत हुई है। मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने एमबीबीएस कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की है। इसमें एमसीआई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने एमबीबीएस यूनिवर्सिटी और कॉलेज एग्जाम्स और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के साथ में ये फैसले लिए हैं
इस एडवाइजरी के मुताबिक कोई भी एमबीबीएस कोर्स कर रहा स्टूडेंट्स बिना परीक्षा अगले लेवल में नहीं जा सकता। कॉलेजों के लिए एमबीबीएस परीक्षाएं कराना और हर स्टूडेंट्स का इसमें शामिल होना जरूरी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि कॉलेज खुलने के 2 महीने के अंदर ही एमबीबीएस कोर्स की परीक्षाएं करा ली जाएं। उसके करीब 1 महीने के अंदर फर्स्ट एमबीबीएस यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कराए जाएंगे। एमसीआई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मेडिकल के एमबीबीएस एग्जाम्स में कुछ छूट भी दी है। ये छूट एक्सटर्नल एग्जाम्स के लिए एग्जामिनर्स की नियुक्ति और परीक्षा पैटर्न को लेकर दी गई है। पीजी मेडिकल फाइनल ईयर एग्जाम्स की तर्ज पर एमबीबीएस यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कराए जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बढ़ोतरी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के साथ करनाल, कैथल में भी हुई है। दिल्ली में अब सीएनजी का दाम 44 रुपये 23 पैसे प्रति किलो हो गया है। वहीं गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी 50 रुपये 8 पैसे प्रति किलो हो गया है। ये कीमतें बुधवार यानी कि आज सुबह 6 बजे से प्रभावी हैं। मुजफ्फरनगर और कानपुर में कीमतें स्थिर हैं। मुजफ्फरनगर में दाम अब 58 रुपये 25 पैसे और कानपुर में 61 रुपये 50 पैसे है। हरियाणा के करनाल में बुधवार सुबह से सीएनजी का दाम 43 पैसे प्रति किलो बढ़कर 52 रुपये 28 पैसे हो गया, जो पहले 51 रुपये 85 पैसे था। कैथल में भी ये 52 रुपये 28 रुपये किलो बिकेगा। खबरों सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।